अरुण और विवेक की दोस्ती पूरे कस्बे में मिसाल थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे की छाया बने रहे। स्कूल की गलियों से लेकर नदी किनारे के खेल तक उनकी हंसी और शरारतें सबको याद थीं। अरुण हमेशा थोड़ा संजीदा रहता, जबकि विवेक हंसमुख और बेफिक्र स्वभाव का था। लेकिन इन अलग अलग स्वभावों में भी एक गहरी समझदारी थी, जो उनकी दोस्ती को और मजबूत करती थी। एक शाम जब दोनों मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, विवेक अचानक गंभीर हो गया। उसने अरुण की आंखों में देखते हुए कहा, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो क्या तू मेरी माँ का सहारा बनेगा? मुझे डर लगता है कि वो अकेली पड़ जाएगी। अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, अबे पगले, तू इतना क्यों सोचता है? तू लंबी उम्र जिएगा, लेकिन हाँ, तेरी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर वक्त ने कभी ऐसी नौबत ला दी तो मैं उनका बेटा बनकर रहूंगा। विवेक के चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान आई। शायद उसे यकीन था कि उसकी सबसे बड़ी चिंता अब थोड़ी हल्की हो गई है। उन्हें नहीं पता था कि यह साधारण सा वादा एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अरुण और विवेक की दोस्ती की कस्मों के बीच अचानक एक तूफान आ गया। विवेक की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही थी। अरुण बार बार उसे डॉक्टर को दिखाने की जिद करता, लेकिन विवेक टाल जाता। अरे यार, छोटी मोटी बीमारी है, तू फालतू टेंशन मत ले। लेकिन बीमारी छोटी नहीं थी। धीरे धीरे विवेक कमजोर होता गया। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अरुण का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। अरुण, याद है ना तुझे? अगर मैं चला गया तो माँ अकेली नहीं रहनी चाहिए, वो तेरे भरोसे हैं। अरुण ने उसकी हथेली थाम ली। गला रुंध गया, लेकिन होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वादा करता हूँ विवेक। कुछ ही दिनों बाद विवेक की धड़कनें हमेशा के लिए थम गईं। अरुण की दुनिया जैसे बिखर गई। उसे लगा जैसे उसने अपना भाई खो दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा बोझ उस वादे का था जो उसने विवेक से किया था। विवेक की माँ सावित्री देवी बेटे की मौत के बाद टूट चुकी थी। अरुण ने उनकी देखभाल शुरू की, दवा से लेकर अकेलेपन तक सबका सहारा बना। लेकिन अरुण के दिल में हमेशा एक टीस रहती, काश मैं विवेक को पहले जिद करके अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता, शायद वो आज जिंदा होता। उस रात जब सावित्री देवी आंगन में अकेली बैठी रो रही थीं, अरुण ने मन ही मन कहा, माँ, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा प्रायश्चित है। उसे पता नहीं था कि यह अपराध बोध और जिम्मेदारी आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाली है। समय के साथ सब कुछ बदलता गया। विवेक की यादें तो अरुण के दिल में हमेशा जिंदा रहीं, मगर जिंदगी ने उसे भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर किया। सावित्री देवी अब अरुण पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। अरुण उनका बेटा बन चुका था। कभी दवाइयां लाता, कभी उनके साथ बैठकर बातें करता, तो कभी उनके अकेलेपन को बांटता। इसी बीच अरुण की शादी भी हो गई। पत्नी का नाम था अनामिका। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अनामिका को यह खटकने लगा कि अरुण अपनी बीवी से ज्यादा सावित्री देवी के साथ वक्त बिताता है। तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र है या उस बूढ़ी औरत की? अनामिका की आंखों में अक्सर गुस्सा भरा होता। अरुण समझाने की कोशिश करता, वो मेरी जिम्मेदारी है अनामिका। अगर विवेक आज जिंदा होता तो शायद तुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब उनका सहारा सिर्फ मैं हूँ। लेकिन अनामिका के लिए यह बातें समझ पाना आसान नहीं था। उसे लगता था कि अरुण अपनी असली माँ से ज्यादा एक पराई औरत के लिए जी रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। अरुण दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसका वादा, विवेक की मां के प्रति उसकी निष्ठा, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसकी आंखों में लगातार असुरक्षा और नाराजगी बढ़ रही थी। अनामिका ने कई बार साफ कहा, या तो मुझे चुनो या उन्हें। लेकिन अरुण के लिए यह चुनाव असंभव था, क्योंकि सावित्री देवी में उसे अपने खोए हुए दोस्त विवेक की झलक मिलती थी। यही तनाव आगे चलकर एक ऐसी घटना की वजह बना जिसने अरुण की पूरी जिंदगी बदल दी। अरुण का घर अब रिश्तों का रणक्षेत्र बन चुका था। एक तरफ सावित्री देवी का मौन और टूटापन, दूसरी तरफ अनामिका का गुस्सा और असंतोष। अरुण बार बार कोशिश करता कि दोनों को संभाल ले, लेकिन संतुलन हर दिन बिगड़ता ही गया। अनामिका की झुंझलाहट अब नफरत में बदल चुकी थी। एक शाम अरुण काम से अचानक जल्दी लौट आया। दरवाजा खोला तो कमरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जब अंदर गया तो उसकी आंखें पत्थर सी हो गईं।
अनामिका किसी और मर्द के साथ थी। उस पल अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसका घर, सब कुछ राख में बदल गया। गला भर आया मगर शब्द जैसे गुम हो गए। उस रात घर का माहौल असहनीय हो गया। सावित्री देवी ने बेटे जैसे अरुण की आंखों में टूटी हुई उम्मीदें देखी, लेकिन अगले ही दिन वो अचानक घर से गायब हो गई। न कोई चिट्ठी, न कोई निशान, बस उनका कमरा खाली पड़ा था। अरुण पागल सा हो गया। कभी मोहल्ले में ढूंढता, कभी मंदिर में, तो कभी पुलिस के चक्कर लगाता, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अनामिका ने ठंडी जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ही हुआ वो औरत हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ी रही। अब देखो खुद ही चली गई। अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं। यह सुनकर अरुण के सीने में मानो किसी ने जलता हुआ खंजर उतार दिया हो। वो न दोस्त के वादे को निभा पाया, न माँ को संभाल पाया और न ही अपनी शादी को। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक सवाल रह गया था, माँ कहाँ चली गईं? साल बीत गए। अरुण की जिंदगी एक वीरान रास्ते जैसी हो चुकी थी। अनामिका से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। घर में चुप्पी और रिश्तों में कड़वाहट ही बची थी। लेकिन अरुण का दिल अब भी उसी एक सवाल से बंधा था, माँ कहाँ है? वो अक्सर रातों को अकेला बैठकर पुराने एल्बम पलटता। विवेक की तस्वीरें, सावित्री देवी की मुस्कान, सब जैसे सवाल बनकर उसे घेर लेते। हर तस्वीर मानो कहती, वादे का क्या हुआ अरुण? वक्त के साथ अरुण की तलाश और भी गहरी होती गई। पुलिस ने सालों पहले केस बंद कर दिया था। मोहल्ले वालों ने मान लिया कि सावित्री देवी कहीं दूर रिश्तेदारों के पास चली गई होंगी या शायद अब इस दुनिया में ही न हो। लेकिन अरुण को यकीन था वो जिंदा है, कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रही है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अरुण की नजर रेलवे स्टेशन पर भीड़ में पड़ी। एक औरत फटे पुराने कपड़ों में बिखरे बालों के साथ प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रही थी। अरुण की धड़कन थम गई। उनके चेहरे पर सालों की थकान और पहचान की धुंध थी, लेकिन उन आंखों में कुछ जाना पहचाना था। अरुण कांपते होंठों से बुदबुदाया, माँ। अरुण की आंखें यकीन और अविश्वास के बीच झूल रही थीं। वो भीड़ चीर कर उस औरत के सामने पहुंचा। माँ, आप सच में आप हो ना? उसकी आवाज कांप रही थी। उस औरत ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। कुछ पल तक वह उसे पहचान नहीं पाई, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अरुण? बस इतना सुनते ही अरुण की दुनिया थम गई। उसने झुककर उनके पैर पकड़ लिए। वो रो पड़ा, माँ आप कहाँ चली गई थीं? इतने सालों तक मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उनके शब्द और भी गहरे जख्म छोड़ गए। बेटा, मैंने तुझे कभी दोष नहीं दिया, लेकिन तेरी पत्नी की नफरत, उसकी बातें मैं और नहीं सह पाई। हर दिन मुझे लगता था कि मैं तेरे जीवन में बोझ बन गई हूँ, इसलिए चली गई। सोचा कहीं दूर जाऊंगी तो शायद तेरा घर बच जाएगा। अरुण सन्न रह गया। उसके मन में अपराध बोध और पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों अकेले सहा सब कुछ? सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तू मेरा बेटा है और बेटे की खुशी के रास्ते में माँ कभी दीवार नहीं बन सकती। यह सुनकर अरुण टूट गया। वो जानता था सच चाहे जो हो, पर उसने विवेक से किया वादा अधूरा छोड़ दिया था। स्टेशन के उस भीड़ भरे कोने में अरुण और सावित्री देवी का मिलन जैसे किसी अधूरी दास्तान का नया अध्याय बन गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन अरुण की नजरें सिर्फ उनकी थकी हुई आंखों में अटक गईं। माँ, अब मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी कसम है। अरुण की आवाज दृढ़ थी, लेकिन सावित्री देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा तेरा मन साफ है, लेकिन घर की दीवारें अभी भी वैसी ही हैं। अगर तुझे सच में मेरा सहारा बनना है तो तुझे बड़ा फैसला लेना होगा। अरुण समझ गया कि वो अनामिका की तरफ इशारा कर रही थी। दिल में यादें ताजा हो गईं। अनामिका का धोखा, उसके ताने और वो जहरीले शब्द, अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं। उस रात अरुण ने बहुत सोचा। जिंदगी का हर दर्द उसकी आंखों के सामने था। विवेक की मौत, माँ का गायब होना और अपना बिखरता घर। आखिरकार उसने निश्चय किया। अगली सुबह अनामिका के सामने बैठकर उसने साफ कहा, अनामिका, अब और नहीं। हमारे बीच जो रिश्ता था वो भरोसे और सम्मान पर टिकना चाहिए था, लेकिन अब न भरोसा बचा है न सम्मान।
मैंने विवेक से वादा किया था कि उसकी माँ मेरी माँ बनेंगी और आज से वही मेरा पहला फर्ज है। तुम्हें अगर ये मंजूर है तो साथ रहो, वरना मैं अकेले ही सही लेकिन माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अनामिका के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और तिरस्कार था। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और चली गई। अरुण की आंखें भीग चुकी थीं, मगर दिल हल्का था। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसने सही फैसला लिया है। अब उसकी जिंदगी की दिशा साफ थी। माँ उसका सहारा है और वही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरुण ने जब अनामिका को जाते देखा तो दिल में एक हल्की सी कसक हुई, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खोने के लिए ही आते हैं और कुछ रिश्ते निभाने के लिए बने होते हैं। उसने सावित्री देवी का हाथ थामा और कहा, माँ, अब हम दोनों अकेले नहीं हैं। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, हम साथ रहेंगे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज तूने मुझे वो दिया है जो मुझे विवेक के जाने के बाद भी नहीं मिला था, अपनापन। अरुण ने उन्हें अपने घर ले जाकर पहली बार चैन से सुलाया। सालों बाद उस घर की दीवारों ने माँ के स्नेह और बेटे की जिम्मेदारी को महसूस किया। अब वहाँ कड़वाहट नहीं, बल्कि एक शांत सुकून बस गया। समय बीतने के साथ अरुण का मन भी बदल गया। उसने सोचा, शायद यही विवेक की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी माँ कभी अकेली न पड़े, और अब वो ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अरुण ने अपने दर्द को ताकत में बदलकर एक नई राह चुनी। उसने अपने शहर में एक आश्रय गृह खोला, जहां वो हर उस बुजुर्ग को जगह देने लगा जिसे उनके अपने भूल चुके थे। उसके लिए हर बुजुर्ग में उसे विवेक की माँ की छवि दिखती थी। हर मुस्कान में उसे अधूरी तलाश का जवाब मिलता था। सावित्री देवी उसके साथ थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर, और अरुण को हर दिन महसूस होता था वो अकेला नहीं है, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। माँ हमेशा बेटे के लिए सहारा ही होती है, बोझ कभी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।